मॉडल। हिग्स ने भी सेम साम्यूल्सन की तरह ही टिल्ट साइकिल्स को एक्सप्लेन करने के लिए मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर की अंतःक्रिया के बारे में बताया। वो कहता है कि जब मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर आपस में इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया होती है, तो ही व्यापार चक्कर बनते हैं। सबसे पहले जैसे हमने साम्यूल्सन में किया था वैसे ही मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है हिग्स के मॉडल की। इनकम गेन की सम बढ़ती है पीरियड में, मींस करंट पीरियड में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन बिल्कुल सेम है साम्यूल्सन की तरह, जो हमारी पिछले साल की इनकम है उसका फंक्शन है। इन्वेस्टमेंट में यहाँ देखिए फर्क आ गया। जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे वो कंजम्पशन साम्यूल्सन में हमने ली थी सीटी माइनस 1, लेकिन ये कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट है हमारी पिछले साल हमारे देश की इनकम कितनी थी, उससे पिछले साल कितनी थी, उनका जो नेट डिफरेंस है, जितनी इनकम में चेंज आई है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। वो सारी की सारी जो है इन्वेस्ट हो जाएगी। मीन्स पिछले साल हमारी जो इनकम थी 200 करोड़ थी, उससे पिछले साल 150 करोड़ की थी। इट मीन्स 50 करोड़ का क्या हो जाएगा, उसका कुछ रेशो जितना भी एक्सेलरेटर है उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है G0 और कॉन्टिन्यूसली फिक्स्ड रहता है, मतलब उनका इनकम के साथ कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट ने जितना इन्वेस्टमेंट करना है उतनी ही करनी है। अब क्या किया हमने, दूसरे तीसरी और चौथी इक्वेशन के वैल्यूज को इसमें पुट कर दिया। सीटी की जगह पे अल्फा बाई टी माइनस 1 लिख दिया। इन्वेस्टमेंट की जगह पे इसको ब्रैकेट को खोल के बीटा बाई टी माइनस 1 माइनस बीटा बाई टी माइनस 2 लिख दिया और जीटी। अब हम जीटी की जगह पे G0 लिख दिया और t माइनस 1 वाले में से कॉमन निकल गया, अल्फा प्लस बीटा बन गया और ये माइनस बीटा बाई टी माइनस 2। और सारे y वाली वैल्यूज हम एक तरफ ले आए हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर जो है आपस में प्लस समेशन फॉर्म में आ रहे हैं, प्लस फॉर्म में है, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी t माइनस 1 एंड t माइनस 2। सेकंड डिग्री तक जो है लैग पीरियड चल रहा है। तो इस तरह से इसको भी वही हम जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते थे 10th में, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व किया जाता है अगर आपके पास वैल्यूज होंगी तो। अब हम करेंगे इसकी डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन देखेंगे किस तरह से जो है व्यापार चक्कर बनते हैं। सबसे पहले हमने मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर वाले टॉपिक में किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट चेंज होती है, उसकी वजह से इनकम चेंज होती है, उसकी वजह से कंजम्पशन, फिर इनकम, फिर इन्वेस्टमेंट। दिस इज एक्सेलरेटर और दिस इज मल्टीप्लायर। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आ जाती। जो साम्यूल्सन है उसने सीलिंग फिक्स नहीं की है, ना ही लोअर सीलिंग ना ही अपर, वो अनलिमिटेड ही चलता है। या तो एक्सप्लोड हो जाएगी इकोनॉमी या बिल्कुल ही जीरो पे चले जाओगे। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, मतलब कुछ सीलिंग्स होती हैं, ना तो उससे ज्यादा रोजगार बढ़ सकता है ना उससे कम रहता है, मतलब एक लिमिट्स डिसाइड डिटरमिन हो जाती है इकोनॉमी में। उसके बारे में हिग्स ने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है, इसलिए ये मॉडल उससे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसने कुछ सीलिंग्स फिक्स की हैं। तो इसको हम डायग्रामेटिकली देखेंगे। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम दिया है, वाई एक्सिस पे ग्रोथ रेट है। एक एडवांस इन्वेस्टमेंट टाइम है, मींस धीरे धीरे जो ग्रो कर रही है। गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। लोअर लिमिट है, मतलब कि आपकी जो कंजम्पशन है वो जीरो नहीं हो सकती है, तो इसीलिए ये लोअर लिमिट है। इससे कम जो निवेश नहीं होगा, इतना तो करना ही पड़ेगा, ग्रोथ होती रहेगी। ये इक्विलिब्रियम लाइन है हमारी, जहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट आ जाती है फुल एम्प्लॉयमेंट। सीलिंग इसका मतलब कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते कि आउटपुट जो है फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। जब आपने जितने लोग थे, जितनी मशीनें थी, सबको काम पे लगा दिया है, पूर्ण रोजगार आ चुका है, तो आप उससे ज्यादा किसी भी हालत में आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो सप्लाई गुड्स की जो है वो नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो अब शुरू में हम जो है एम बिंदु पर हैं। एम से इकोनॉमी में मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर ने पॉजिटिव काम करना शुरू कर दिया, दोनों सेम दिशा में काम करते हैं। हम बहुत तेजी से ऊपर की तरफ पी पर चले जाते हैं, मतलब मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर इकोनॉमी की ग्रोथ में अपना योगदान देते हैं, पॉजिटिवली ऊपर की तरफ जाते हैं। पी से पी डैश तक हम लीव करते हैं इक्विलिब्रियम लाइन पे, कारण क्योंकि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन हो गया है। न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जो पुरानी पहले का एक्सेस कैपेसिटी है हमारे पास उसी को भी यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। जितनी ज्यादा एक्सेस कैपेसिटी होगी उतना हम फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन पे क्रीप करेंगे, उसी पे रेंगेंगे। तो अब क्या है, नेक्स्ट टाइम जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, उसके बाद न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो इनकम, आउटपुट, कंजम्पशन, आउटपुट सब कुछ फॉल होने लगेगा। जब इन्वेस्टमेंट रिवर्स एक्शन में आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट के कम होने की वजह से इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट सारी चीजें कम होने लगती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, हम जो बढ़ते तो बहुत तेजी से लेकिन फॉल धीरे धीरे कर रहे हैं। देखिए इस तरह से
तेजी से फॉल नहीं करती है, मतलब पी डैश से क्यू पर नहीं आते हैं, जबकि हम क्यू की बजाय आर पर जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि एक्सेलरेटर जो है वो नेगेटिव काम नहीं कर रहा है। क्यों कारण? क्योंकि जो हमारी इनकम है, इनकम के कम होने से हमारी कंजम्पशन कम तो होती है, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं होती है जितने प्रोपोर्शन में इनकम कम होती है। तो मल्टीप्लायर जो है हमारा वो तो नेगेटिव काम करता है, लेकिन एक्सेलरेटर नेगेटिव काम नहीं करता, वो पॉजिटिवली काम करता रहता है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हमारी जरूर नेगेटिव हो गई है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मतलब इनकम को देखते हुए जो निवेश किया जाता है वो नेगेटिव हो गया है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का, लेकिन गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। तो नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, मतलब एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो नेगेटिव है। तो एक्सेलरेटर पॉजिटिव काम कर रहा है और जो मल्टीप्लायर है दैट इज नेगेटिव। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते, इकोनॉमी तेजी से नीचे गिरने की बजाय धीरे 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 डिप्रेशन की तरफ जा रही है। ये कौन सा हो गया? रिसेशन पीरियड है। ये कौन सा था? बूम पीरियड पे हम पहुंच गए थे। इसके बाद हम यहाँ से आर डैश पर वेट करेंगे। यहाँ पे क्या ये अनलिमिटेड तक नहीं चलता कि बिल्कुल नीचे आ जाए इकोनॉमी जीरो लेवल पे, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि हमारी कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यू रहती है और एमपीसी हमारे उतनी नहीं गिरती है, कम नहीं होती है जितनी के इनकम कम हो जाती है। तो उस गैप को पूरा करने के लिए जो कंजम्पशन ज्यादा है तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट की जाती है। जितनी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का ज्यादा होगी, यहाँ पे हम खरीद करेंगे, जितनी आपके पास पुरानी मशीनें पड़ी हैं टूट फूट उसको ठीक करवाओगे, तो यहाँ पे आप उसको ठीक करवा रहे हो। जितना ये ज्यादा है आपके पास एक्सेस कैपेसिटी मशीनों में, उसको आप रिपेयर वगैरह करवा के यूज कर लोगे। तो अगर नहीं है तो यहाँ से जल्दी ऊपर चले जाओगे, अदरवाइज टाइम लगेगा। उसके बाद न्यू इन्वेस्टमेंट, जैसे ही इकोनॉमी मोमेंटम पकड़ेगी तो साथ ही साथ इकोनॉमी में दोबारा से ग्रोथ शुरू हो। देखिए जाते हम जल्दी है, क्योंकि मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर एक ही दिशा में काम करते हैं। इकोनॉमी ग्रोथ जल्दी करती है, फॉल धीरे से करती है। इस तरह से दोबारा से फिर चले जाते हैं, फिर रिकवरी होने शुरू हो जाती है। रिकवरी के बाद फिर हम बूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इस तरह से इकोनॉमी में जो फेजेस हैं बनते हैं, मंदी, तेजी, इसी तरह से डिप्रेशन, बूम, तो ये साइकिल्स जो है मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर की अंतःक्रिया के कारण बनते हैं। हिग्स ने यही बताया, उसने हिग्स के अकॉर्डिंग क्या था कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग के ऊपर तक पहुंच जाते हैं, उसी तरह लोअर सीलिंग को भी टच करते हैं जो ट्रेड साइकिल्स होती हैं। लेकिन हिग्स के जो फॉलो थे उन्होंने मॉनेटरी फैक्टर्स को इंक्लूड किया बीच में, कि अगर क्योंकि रियल लाइफ में जो मॉनेटरी सिस्टम है इकोनॉमी का वो इंटरफेरेंस करता है, मतलब जब भी व्यापार चक्र बनते हैं उनको अनलिमिटेड नहीं छोड़ा जाता। जैसे ही उनकी इंटरप्रिटेशन की जाती है, प्रेडिक्शंस की जाती हैं, फोरकास्टिंग की जाती है इकोनॉमिस्ट्स द्वारा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो फ्रेम की जाती है। तो अगर हम मॉनेटरी फैक्टर्स को बीच में इंक्लूड कर लेते हैं तो वो व्यापार चक्र कैसे बनेंगे। अब पहले हम शुरू में एम, ये सारी चीजें बनी हैं, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, लोअर लिमिट, इक्विलिब्रियम लाइन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग। शुरू में हम एम पर थे। एम से हम जैसे ही ग्रोथ शुरू होती है इकोनॉमी में, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर जब पॉजिटिव काम करने लगते हैं तो तेजी आती है। तो जैसे ही तेजी आती है तो जो आरबीआई है या सेंट्रल बैंक ऑफ इकोनॉमी जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक रेट वगैरह, सीआरआर, एसएलआर, वो सारी चीजें बढ़ा देते हैं, जिससे कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग तक पहुंचते ही नहीं, उससे पहले ही कंट्रोल हो जाते हैं ट्रेड साइकिल, तो हम नीचे ही रह जाते हैं। उस तरह सेम नीचे यहाँ नहीं आते, धीरे धीरे जाते हैं, क्योंकि एक्सेलरेटर पॉजिटिव है, मल्टीप्लायर नेगेटिव है। तो यहाँ पे फिर जैसे ही मंदी आती है, मतलब कि डिप्रेशन आने लगता है, इन्वेस्टमेंट फॉल करती है, इनकम फॉल करती है, कंजम्पशन फॉल करती है, तो आरबीआई फिर जब सेंट्रल बैंक किसी भी इकोनॉमी का वो एक्टिव हो जाता है और मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है। बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर वगैरह, इंटरेस्ट रेट, सारी चीजें कम कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से उपभोग बढ़ता है, निवेश बढ़ता है, जिससे इकोनॉमी फिर ग्रो होने लगती है। मतलब लोअर सीलिंग तक नहीं पहुंचते, उससे नीचे ऊपर ही हम रह जाते हैं, ना तो बिल्कुल नीचे आ पाते हैं इकोनॉमी, ना ही बिल्कुल ऊपर तक टच करते हैं। तो इस तरह से व्यापार चक्रों को कंट्रोल किया जाता है। तो हिग्स ने इस तरह से सीलिंग्स के साथ जो है एक्सप्लेन किया है प्रॉपरली
टिल्ट साइकिल्स को मल्टी प्लैनेट एक्सीलरेटर की हेल्प के साथ ही किस तरह से व्यापार चक्कर ऊपर की तरफ जाते हैं और नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ तेजी से क्यों नहीं आते हैं, ऊपर की तरफ तेजी से क्यों जाते हैं। थैंक यू।